नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारा यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 52वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, 51वें वीडियो में हमने वेबसाइट तक चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम उससे आगे की बातें करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मैक एड्रेस से। इसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आपको ध्यान रखना है, मैक एड्रेस का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आपको ध्यान रखना है। इसे फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, मैक एड्रेस को फिजिकल एंड हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग हम करते हैं नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए। किसका उपयोग नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, मैक एड्रेस का उपयोग नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक बात और आपको याद रखनी है, डिवाइस की पहचान करते हैं तो दोस्तों हर डिवाइस का यूनिक और अलग अलग मैक एड्रेस होता होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप यह भी ध्यान रखें कि हर डिवाइस का यूनिक और हर सिस्टम का अलग अलग मैक एड्रेस होता है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रख ही लेना है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। सामान्यतः 48 बिट का होता है। यह भी आप ध्यान रखें कि जो मैक एड्रेस होता है वो जनरली 48 बिट का होता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। दोस्तों, इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर के रूप में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। इसे पोर्टेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग को पोर्टेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है, किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता आपको नहीं होती। उदाहरण गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज आदि। यहाँ पर आपसे स्पष्ट रूप से यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उसमें आप किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क आदि का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में यदि आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, फिर भी आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव आपने देखा होगा, हम गूगल ड्राइव पर या जीमेल पर अपनी पिक्चर्स को सेव कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेते हैं और दुनिया में कहीं से भी हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। इसके लाभ दोस्तों यदि हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ: ईजी डाटा एक्सेस, आप कहीं से भी एक्सेस करते हैं। लार्ज स्टोरेज, आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। फ़ोन में फिक्स कैपेसिटी होती है कि आपका फ़ोन 256 GB सपोर्ट करता होगा, 512 GB सपोर्ट करता होगा, 128 GB, 64 GB, जितना भी है लिमिटेड सपोर्ट करता होगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। प्राइस भी कम होती है दोस्तों इसकी। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वेब ब्राउज़र की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों, वेब ब्राउज़र ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है। वेब ब्राउज़र क्या करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है वेब ब्राउज़र, और इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जाता है। उदाहरण दोस्तों हम सभी जानते हैं, गूगल क्रोम हम सब ने उपयोग किया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स। आपको इतना याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स आप याद रख लें, माइक्रोसॉफ्ट एड्स। उच्चारण सही तरीके से नहीं हुआ था शुरुआत में। अब हम बात करेंगे सर्च इंजन की। सर्च इंजन भी दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूजर की मदद करता है। आपने देखा होगा, आप गूगल के सर्च इंजन पर कोई भी जानकारी सर्च करते होंगे तब आपके लिए कुछ कीवर्ड लिखने पड़ते होंगे। जैसे आप हमारे चैनल तैयारी कल की को सर्च करेंगे
तो आपके लिए इस कीवर्ड के आधार पर जितने भी रिजल्ट होंगे सर्च इंजन आपके सामने प्रस्तुत कर देगा और अपनी सुविधा के अनुसार आप उन रिजल्ट पर क्लिक करके उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। सर्च इंजन के उदाहरण हैं गूगल, याहू, हम सब ने सुने हैं, आप इनको भी ध्यान रख लें। बिंग, डक डक गो, आस्क और फिर से बिंग लिख दिया दोस्तों। प्रश्न एग्जाम में आता है सीधा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम ध्यान रखना आवश्यक है। फिर हमें चर्चा करनी है आईओटी के बारे में। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फुल फॉर्म ध्यान रखें दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों और वस्तुओं को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से कराए जाते हैं। दोस्तों ऑटोमेशन की बात की जा रही है। एलेक्सा को आपने देखा होगा दोस्तों, आप जो भी बोलते हैं वह कर देता है। यदि आप अपने रूम के फैन लाइट्स को भी उससे कनेक्ट कर लेते हैं तो आप एलेक्सा से बोलते हैं तो वह आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पर नेटवर्क की सहायता से उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जो आपको उसको करने को बोलते हैं। तो दोस्तों एलेक्सा भी आईओटी का उदाहरण है। आईओटी अवधारणा का श्रेय केविन एस्टॉन को दिया जाता है। इनका नाम भी आप याद रख लें दोस्तों, केविन एस्टॉन। इनको क्या हुआ भैया? आईओटी की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। आईओटी की अवधारणा का श्रेय केविन एस्टॉन को दिया जाता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को मंजूरी दी। ध्यान रखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने आईओटी अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मंजूरी दी और भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति वर्ष 2014 में लाई गई। इतनी चीजें आप ध्यान रख लें। भारत में पहली नीति कब लाई गई? वर्ष 2014 में लाई गई। और पहला राज्य कौन सा था जिसने आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को मंजूरी दी? तो वह था आंध्र प्रदेश। अब हमें चर्चा करनी है डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनएस। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछेंगे तब आपको करना है डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम कुछ जानकारी सर्च करते हैं तो हमें एक ब्लॉग या वेबसाइट की जरूरत होती है और उस वेबसाइट या ब्लॉग का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। पूर्ण डोमेन नेम अधिकतम 255 अक्षरों तक का हो सकता है। यहां से आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो डोमेन नेम होता है वह अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? 255 अक्षरों का हो सकता है। डोमेन नाम को सर्च करके कोई भी यूजर आसानी से किसी भी वेबसाइट तक पहुंच बना सकता है। जो भी आप सर्च करते हैं, आप तैयारी कल की वेबसाइट को यदि सर्च करें तो दोस्तों तैयारी कल की डोमेन नेम हो गया। पूर्ण डोमेन के दो भाग होते हैं, पहला भाग होस्ट नेम, दूसरा भाग डोमेन नेम। जैसे कि www.parikshaadham.com या www होस्ट नेम को प्रदर्शित करता है दोस्तों। यह क्या है? यह है होस्ट नेम। और परीक्षा धाम सर्वर नेम को प्रदर्शित करता है दोस्तों, तथा .com संगठन को दर्शाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन नेम के दो प्रकारों की। पहला भौगोलिक डोमेन नेम, दूसरा संस्थागत डोमेन नेम। भौगोलिक डोमेन नेम दोस्तों, इस डोमेन नेम में एक दो अक्षरों का कोड देश के नाम को संदर्भित करता है। जैसे कि .in का मतलब होता है इंडिया, .it का मतलब होता है इटली, .il का मतलब होता है इजराइल, .us का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट और .jp का मतलब होता है जापान। भौगोलिक डोमेन नेम में क्या होता है दोस्तों? दो अक्षरों का कोड होता है, लास्ट में लगा होता है, जो वह संबंधित देश के नाम को संदर्भित करता है। अब हमें बात करनी है संस्थागत डोमेन नेम की। यह डोमेन नेम संस्थानों के प्रकार को बताते हैं। जैसे कि .gov सरकारी संस्थाओं को बताता है, .government आप पढ़ लें इसको, .edu शिक्षण संस्थान को दर्शाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को दर्शाता है। .com दोस्तों कॉमर्शियल ग्रुप्स या व्यवसायिक समूह को दर्शाता है। .mil दोस्तों सैनिक संस्थान, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को दर्शाता है। कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, आप आसानी से इनको क्लिक कर सकते हैं। .int अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को दर्शाता है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को दर्शाता है। उम्मीद है आपके लिए भौगोलिक डोमेन और संस्थागत डोमेन में मेजर डिफरेंस समझ में आया होगा। और अब हमें बात करनी है कुकीज़ के बारे में। दोस्तों, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में कुछ डाटा सेव कर दिया जाता है। याद रखें, वेब ब्राउज़र द्वारा या हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में कुछ डाटा सेव कर लिया जाता है। इन्हीं सेव किए हुए डाटा को कुकीज़ कहा जाता है। यह पहले विजिट की गई वेबसाइट की जानकारी रखता है, जिससे अगली बार जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वह आसानी से ओपन हो जाए। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट या यूट्यूब का कुछ भी सर्च करने में, कि जब आप किसी एक चीज़ को बार बार सर्च करते हैं तो आपको पहली बार सर्च करने में वह चीज़ आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन जब आप एक बार दो बार सर्च कर लेते हैं तो आसानी से सजेशन में वो चीज़ आपको दिखने लगती है। वह किस कारण से हो पाता है? वह कुकीज़ के कारण हो पाता है। दोस्तों, ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर फाइल कुकीज़ होती है। अब क्वेश्चन आएगा, कुकीज़ को कहाँ स्टोर करते हैं? तो दोस्तों, ब्राउज़र की जो कैश मेमोरी होती है उसमें कुकीज़ स्टोर होती है। इसी क्रम में हमें चर्चा करनी है बुकमार्क की। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हमारे वीडियो से लाभ हो रहा हो, तो दोस्तों बिना शर्म किए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी करें जो आपकी तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का पूरा लाभ ले पाएँ। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारा सपोर्ट करना। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो विद्यार्थी हित में भी आपके द्वारा एक अच्छा प्रयास हो जाएगा, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। चलिए हम वापस आते हैं बुकमार्क पर। जिस वेबसाइट को यूज़र बार बार विजिट करता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। सभी वेब ब्राउज़र बुकमार्क करने की सुविधा देते हैं। बुकमार्क वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया लिंक होता है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? जिस वेबसाइट को यूज़र बार बार विजिट करता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी से हम एक्सेस कर सकते हैं। बुकमार्क मतलब दोस्तों आपने फिक्स कर लिया, तो आप बुकमार्क वाले सेक्शन पर जब जाएंगे तो आपको वही फिक्स चीज़ें जो आपने बुकमार्क की हुई थी उनकी लिस्ट आपको मिल जाती है, ताकि आपको सुविधा हो अगली बार फिर से वहां पर जाने में। दोस्तों, बुकमार्क वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया एक लिंक होता है। क्वेश्चन आएगा, बुकमार्क क्या है? तो सीधी बात है, वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करके सीधे आप उस वेब पेज पर जा सकते हैं। बुकमार्क जोड़ने की प्रोसेस भी दोस्तों आपको यहाँ पर बता दी गई है। अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन करें, ऐसी साइट पर जाएं जिस पर आप आने वाले समय में कई बार विजिट करना चाहते हैं, फिर उसे ओपन कर लें। एड्रेस बार के दाईं तरफ स्टार आइकॉन पर क्लिक कर दें तो बुकमार्क हो गई दोस्तों फाइल। आपको यहाँ पर ध्यान यह रखना है, यहाँ पर गूगल क्रोम के बारे में बताया गया। अलग अलग वेब ब्राउज़र पर बुकमार्क अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब हमें बात करनी है वेब ब्राउज़र की विस्तार से। दोस्तों, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है और वर्ल्ड वेब तक पहुंच बनाता है। समाचार के पन्नों से दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 15 जून 2022 को बंद कर दिया गया है। आप यह बात ध्यान रखें, इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग 15 जून 22 से बंद कर दिया गया। अब हमें चर्चा करनी है प्रमुख वेब ब्राउज़र की। इनका लोगो क्या है, आइकन क्या है, कंपनी कौन सी है, कब स्टेप बनाए गए या एस्टेब्लिश हुए और विशेष तथ्य उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मोज़ेक ब्राउज़र की। दोस्तों, इसका आइकन आप देख सकते हैं, मार्क एंडरसन ने बनाया था। यह मार्क एंडरसन के स्वामित्व में है और सन 1993 को बनाया गया पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। प्रश्न तो यहीं से आना है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तब आपको आंसर करना होगा, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक है।
फिर नेट एस्केप नेविगेटर, यहां पर आप आइकन देखें। AOL ग्लोबल ऑपरेशंस लिमिटेड के स्वामित्व में है, वर्ष 1994। ओपेरा, ओपेरा के स्वामित्व में है, वर्ष 1995। इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों, यहां पर साइन आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है 1995 में। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। 15 जून 2022 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया। फिर हमें चर्चा करनी है मोजिला फायरफॉक्स की, जो कि मोजिला के स्वामित्व में है, और लोगो या आइकन आप यहां देख सकते हैं। 1998 में बना। यह विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। यूसी ब्राउजर, हम सभी ने नाम सुना, उपयोग किया होगा। यूसी कंपनी का स्वामित्व है, वर्ष 2004 में आया। इसका निर्माण अलीबाबा स्वामित्व वाली कंपनी यूसी ब्राउजर ने किया। अब एक प्रश्न और यहां से बन सकता है, यूसी ब्राउजर किसके स्वामित्व में है? अलीबाबा के स्वामित्व में है। सफारी दोस्तों, आप यहां पर आइकन देखें, एप्पल के स्वामित्व में 2007 में बना। इसका उपयोग आईफोन या आईपैड में किया जाता है। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। फिर दोस्तों गूगल क्रोम, गूगल के स्वामित्व में 2008 में आया। यहां पर आप देख सकते हैं आइकन, हम सबके फोन में गूगल क्रोम आपको इजीली दिख जाएगा। विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। यह फैक्ट भी आप ध्यान रख लें। फिर एपिक ब्राउजर हिडन रिफ्लेक्स के स्वामित्व में है। आप यहां पर देख सकते हैं लोगो, 2010 में आया। यह भारत का पहला वेब ब्राउजर है। ध्यान रखें दोस्तों, एपिक ब्राउजर, यह भारत का पहला वेब ब्राउजर है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एड्स, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है, वर्ष 2015 में बना। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का संशोधित रूप है। अन्य ब्राउजर की यदि हम बात करें, टॉर्च ब्राउजर दोस्तों, टॉर होना चाहिए वैसे तो, आयरन ब्राउजर, स्लिमट बोट या स्लिम बोट दोस्तों, स्लिम बोट लिखा हुआ है, और किलो दोस्तों, यह सभी भी ब्राउजर के प्रकार हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शंस देके पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन वेब ब्राउजर के प्रकार हैं। एक ऑप्शन विपरीत होगा, आपको उसको चुनना होगा। निम्न में से कौन वेब ब्राउजर के प्रकार हैं या नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। यदि प्रश्न ऐसा आता है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, तब 3 विकल्प आपको विपरीत होंगे। आपको सही पर टिक करना होगा। आप कब कर पाएंगे? जब आपको सारे वेब ब्राउजर के बारे में जानकारी होगी, नाम कम से कम पता होना चाहिए। यह प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो 4 विकल्पों में से 3 विकल्प वेब ब्राउजर वाले होंगे, एक ऐसा होगा जो वेब ब्राउजर नहीं होगा। आपको उसको पहचान करनी पड़ेगी। तो आप इनके नाम ध्यान रखें आवश्यक रूप से। अब हमें बात करनी है सर्च इंजन की। सर्च इंजन दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूजर की मदद करता है। सर्च इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन। क्रॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है क्रॉलर सर्च इंजन की। दोस्तों क्रॉलर सर्च इंजन को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। किस सर्च इंजन को वेब स्पाइडर कहते हैं? क्रॉलर सर्च इंजन को वेब स्पाइडर कहते हैं। यह नई सामग्री और डाटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन है। उदाहरण गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो, आस्क, यह सब क्रॉलर सर्च इंजन के उदाहरण हैं। इन्हें हम वेब स्पाइडर के रूप में भी जानते हैं। फिर हमें चर्चा करनी है डायरेक्टरीज सर्च इंजन की। दोस्तों डायरेक्टरीज सर्च इंजन में इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूची दी जाती है। उदाहरण ब्लॉगरमा और 9 साइट्स, यह डायरेक्टरीज सर्च इंजन के उदाहरण है। इनमें क्या होता है दोस्तों? वेबसाइट की सूची दी जाती है। फिर हाइब्रिड सर्च इंजन दोस्तों, ये क्रॉलर व डायरेक्टरी का मिश्रण होते हैं, जैसे गूगल, याहू। और फिर मेटा सर्च इंजन दोस्तों, यह अन्य सर्च इंजन के डाटा लेकर रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे डॉकपाइल और मेटा क्रॉलर। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्रॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन के बारे में। क्रॉलर सर्च इंजन को हम कहते हैं वेब स्पाइडर। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी।
अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख देश के सर्च इंजन की। उनका आइकन क्या है, कब बनाए गए और किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आर्ची, यह सबसे पहला सर्च इंजन था, 1990 में यूएसए से संबंधित है। फिर AOL.com 1983, यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं। फिर याहू की बात करें तो 1994, आप ध्यान रखें 1994 में आया, यूएसए का है। नेटस्केप भी 1994 में आया, यूएसए का है। फिर वेबोपीडिया दोस्तों, यह 1996 यूएसए। फिर ask.com भी 1996 यूएसए का है। फिर गूगल 1998 दोस्तों, याद रखें गूगल 1998 अमेरिका का है। येंडेक्स वर्ष 2000 में आया, रूस का है। बाइडू, यहाँ पर दोस्तों सन सिस्टमेटिक लिखा नहीं है, चीन का है, आप इतना ध्यान रख लें। फिर खोज दोस्तों 2004 में भारत का सर्च इंजन। फिर गुरुजी 2006 भारत का सर्च इंजन, लोगो भी आप साथ ही साथ देखते चलें। फिर डक डक गो 2008 में यूएसए का सर्च इंजन। फिर बिंग 2009 यूएसए। फिर चाचा.com 2006, ये भी यूएसए का है दोस्तों, इसको याद रखें दोस्तों, चाचा.com यूएसए का है 2006। फिर यप्पी 2010 में आया, देश का नाम यहां पर मेंशन नहीं है। फिर ऑस्कोबो 2015 यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। फिर गुड गोफर 2015 में आया। फिर ओमिनिटी 2016 में आया, यूएसए का है, लोगो आप देख सकते हैं। और अन्य सर्च इंजन की यदि हम बात करें तो इसमें शामिल है डॉग पाइल, कॉकरिको, शोरवा, रफ्तार और हॉटबॉट। इनके देश के नाम भी आप याद रखें, रफ्तार भारत का है, हॉटबॉट यूएसए का है, डॉग पाइल यूएसए का है, कोकोरिको फ्रांस का है और शोरवा अफगानिस्तान का है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों तक शेयर जरूर कर दें जो आपकी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा लाभ ले पाएं। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।